नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम आपको ले चलने वाले हैं एक बेहद कोमल, गर्माहट से भरी और सुकून देने वाली याद की ओर। एक ऐसी सुबह जो ठंड से कांपती है और एक ऐसी आवाज जो पूरे गांव को जोड़ देती है। आज की कहानी का नाम है ठंड में रेडियो की सुबह। कड़कती ठंड की वह सुबह, पूरा गांव अलाव के चारों ओर सिमटा हुआ। ठंडी सांसों से उठती भाप और किसी मिट्टी के घर के भीतर से आती रेडियो की धीमी आवाज, कभी भजन, कभी खबर, तो कभी ओलों और पाले की चेतावनी। रेडियो की वही आवाज सुनकर किसान अपने खेतों की चिंता में डूब जाते हैं। गेहूं और चने की फसल बचाने के उपाय कृषि कार्यक्रमों से सीखते हुए और सुबह सुबह चाचा की चाय की दुकान पर भाप उड़ाती चाय, पुराने फिल्मी गाने और रेडियो के चारों ओर जमा हुआ पूरा गांव। वह जमाना जब दूरदर्शन से पहले रेडियो ही दुनिया था। खबर भी, गीत भी, सलाह भी, सहारा भी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी, अपनापन और एक छोटी सी आवाज में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक मीठी सी राहत महसूस करेगा, ठीक वैसी जैसी अलाव के पास बैठकर मिलती थी। अगर ऐसी मीठी, नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर रात एक नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और जरा बताइए, आप किस शहर से और किस गांव की याद के साथ हमें सुन रहे हैं? इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपका हर कमेंट, हर लाइक ये एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं हैं, चुपचाप सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए, क्योंकि ठंड अब और गहरी होती जा रही है। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस सुबह की ओर, जहां रेडियो की आवाज कभी बंद नहीं होती थी और नींद खुद चलकर पास आ जाया करती थी। रात अभी पूरी तरह गई नहीं थी। आसमान में तारे ऐसे जमे थे जैसे किसी ने ठंड में उन्हें कील ठोंक कर टांग दिया हो। पलाशपुर की कच्ची गलियों पर घना कोहरा उतर आया था, इतना गाढ़ा कि सामने खड़ा आदमी भी परछाई सा लगता। हवा में सर्दी की धार थी, सांस लेते ही फेफड़ों के भीतर चुभन सी महसूस होती। गांव के बीचों बीच पीपल के पुराने पेड़ के नीचे अलाव सुलग रहा था। आग की लपटें नीली पीली होकर कांपती थीं, जैसे ठंड से खुद डर रही हों। चारों ओर बैठे लोग अपने अपने शॉल कसकर लपेटे हुए थे। कोई हथेलियां रगड़ रहा था, कोई आग में सूखी टहनियां डाल रहा था। जलती लकड़ी की चरचराहट उस सन्नाटे में अकेली आवाज नहीं थी। दूर किसी घर से रेडियो की धुंधली सी धुन बह रही थी। पहले भजन की तान उभरी, धीमी, गहरी, ठंडी हवा में तैरती हुई। फिर उद्घोषक की आवाज संयमित, भरोसे से भरी। आज प्रातः उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में तीव्र शीतलहर और पाले की संभावना है। यह वाक्य अलाव के पास बैठे हर आदमी के भीतर उतर गया। धीरज सिंह ने अपने हाथ आग से हटा लिए। उसकी उंगलियां लाल हो चुकी थीं, लेकिन भीतर जो ठंड घुसी थी वह आग से नहीं जाती थी। उसने पीपल के पत्तों की ओर देखा। उन पर जमी ओस अब बर्फीली चमक लेने लगी थी। गेहूं और चने के खेत उसकी आंखों में उभर आए, लंबी कतारों में खड़े, हवा में कांपते हुए। पाला पड़ गया तो वाक्य उसके मन में पूरा भी नहीं हुआ। रेडियो की आवाज फिर बदली। अब समाचार नहीं, चेतावनी थी। किसानों से अनुरोध है कि फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें। अलाव के पास खामोशी गाढ़ी हो गई। किसी ने खांसा, किसी ने ठंडी मिट्टी उठाकर सूंघी, जैसे जमीन से ही जवाब मांग रहा हो। धीरज उठा। उसने शॉल कंधे पर ठीक की और बिना कुछ कहे खेतों की दिशा में चल पड़ा। खेत गांव के किनारे फैले थे, कोहरे में डूबे, जैसे किसी पुराने सपने का हिस्सा हो। हर कदम पर पैरों के नीचे ओस जमी मिट्टी चरमराती। गेहूं की बालियां झुकी हुई थीं, जैसे रात भर जागी हूं।
चने के पौधों की पत्तियां सिमटी हुई, ठंड से सिकुड़ी। धीरज ने झुककर एक पत्ती छुई। ठंडी, हद से ज्यादा ठंडी। उसे अपने पिता की आवाज याद आई। फसल आदमी की तरह होती है, जरा सी लापरवाही में बीमार पड़ जाती है। आज वही डर सच बनकर सामने खड़ा था। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। इतनी सुबह? यह मीरा की आवाज थी, शांत लेकिन भीतर चिंता छिपाए। धीरज ने पलट कर देखा। कोहरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखें जागी हुई। रेडियो सुना? धीरज बोला। पाले की खबर है? मीरा ने खेतों की ओर देखा। आज की सुबह आसान नहीं होगी, उसने धीमे से कहा। दोनों कुछ पल चुप रहे। हवा में दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। एक लंबी ठंडी ध्वनि जो पूरे गांव पर जैसे हाथ फेर गई हो। जब सूरज की पहली रोशनी ने कोहरे को हल्का करना शुरू किया, तब पलाशपुर की असली सुबह जागी। रघुबीर चाचा की चाय की दुकान से भाप उठने लगी। मिट्टी का छोटा सा ढाबा, टीन की छत, सामने लकड़ी की बेंच और भीतर एक पुराना रेडियो दीवार की कील से टंगा हुआ। केतली में पानी उबल रहा था। अदरक की खुशबू ठंडी हवा में घुल रही थी। रघुबीर चाचा ने गिलास में चाय उंडेली। भाप ऐसे उठी मानो खुद आग की सांस हो। रेडियो पर अब पुराना फिल्मी गीत बज रहा था। कोई भूली बिसरी धुन जो ठंड को भी थोड़ी देर के लिए नरम कर देती है। दुकान पर लोग जमा होने लगे। धीरज भी आ बैठा। मीरा पास ही खड़ी रही। एक कोने में कल्लू रेडियो के बिल्कुल पास बैठा था, आंखें चमकती हुई, जैसे उस डिब्बे के भीतर पूरी दुनिया छुपी हो। चाचा, किसी ने कहा, आज रेडियो ज्यादा बोल रहा है। रघुबीर चाचा मुस्कुराए, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। अरे, ये बोलता नहीं बेटा, ये चेताता है। रेडियो की आवाज फिर बदली। अब वही परिचित भरोसेमंद स्वर। आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन कृषि कार्यक्रम। धीरज ने चाय का गिलास थामा। भाप उसके चेहरे से टकराई। आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। उसे लगा यह सुबह सिर्फ ठंड की नहीं, इम्तिहान की सुबह है, और उस इम्तिहान में रेडियो ही रास्ता दिखाएगा। अलाव की राख ठंडी हो चुकी थी, लेकिन पलाशपुर की धड़कन जाग चुकी थी। कोहरे के भीतर पहली धुन बज चुकी थी। सुबह पूरी तरह खुल चुकी थी, मगर ठंड ने पलाशपुर को अभी छोड़ा नहीं था। सूरज कोहरे के पीछे कहीं अटका हुआ था, बस हल्की सी उजास, जैसे किसी ने पीले रंग से आसमान को छू दिया हो। रघुबीर चाचा की चाय की दुकान अब गांव की सबसे गर्म जगह बन चुकी थी। मिट्टी की दीवारें रात की ठंड समेटे थीं, पर भीतर चूल्हे की आंच और केतली की सीटी माहौल को जिंदा रखे हुए थी। अदरक, इलायची और उबलते दूध की मिली जुली खुशबू बाहर तक फैल रही थी। लकड़ी की बेंचों पर बैठे लोग गिलास थामे हुए थे, कोई दोनों हाथों से, कोई हथेलियां सेंकते हुए। दुकान के एक कोने में टंगा वही पुराना रेडियो आज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। गीत खत्म होते ही उद्घोषक की आवाज फिर उभरी। समाचार सुनिए। यह वाक्य सुनते ही कई सिर अपने आप रेडियो की ओर मुड़ गए। धीरज सिंह ने चाय का घूंट लिया, लेकिन स्वाद पर ध्यान नहीं गया। उसकी आंखें रेडियो पर टिकी थीं, जैसे अगले शब्दों में उसकी पूरी फसल का हिसाब लिखा हो। बीती रात कई इलाकों में पाला गिरा है, कुछ जगहों पर ओले भी पड़े हैं। दुकान में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। किसी ने गिलास नीचे रख दिया, किसी ने शॉल और कस ली। मीरा ने ध्यान से सबके चेहरे देखे, डर, आशंका और भीतर ही भीतर उठती जल्दबाजी। ओले अगर इधर आ गए, एक किसान बुदबुदाया, तो गेहूं तो गया। धीरज चुप रहा। वह जानता था डर की आवाज तेज होती है, पर समाधान की आवाज धीमी। तभी दुकान के बाहर से भारी कदमों की आहट आई। मलखान अंदर घुसा। ऊनी कोट, गर्दन में मफलर, आंखों में वही पुरानी चालाक चमक। उसने आते ही चारों तरफ नजर घुमाई, जैसे माहौल को तौल रहा हो। अरे भैया, आज तो ठंड ने कमर तोड़ दी।
उसने जोर से कहा। और ऊपर से ये खबरें। वह जानता था किस शब्द पर उंगली रखनी है। रघुबीर चाचा ने चाय का गिलास बढ़ाते हुए कहा, खबरें तो वही बोलेंगी जो आसमान तय करेगा। मलखान हंसा, मगर उसकी हंसी में राहत नहीं थी। आसमान के भरोसे ही तो किसान डूबता है चाचा। मीरा ने तुरंत बात काटी। या फिर समझदारी से निकल भी आता है। मलखान ने उसे देखा। क्षण भर को उसकी आंखों में झिझक आई। फिर वह संभल गया। समझदारी के लिए साधन चाहिए बिटिया। यह वाक्य हवा में लटक गया। दुकान के भीतर एक हलचल हुई। कल्लू रेडियो के बिल्कुल पास जा बैठा। उसने डायल को ऐसे देखा जैसे कोई नक्शा हो। सुई थोड़ी सी हिली, आवाज साफ हुई। अब रेडियो पर एक अलग ही लहजा था, सीधा, काम का। कृषि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धीरज की पीठ सीधी हो गई। यह वही समय था जब बातें अफवाह नहीं, रास्ता बनती थीं। पाले से बचाव के लिए खेतों में हल्की सिंचाई, धुआं करना और पौधों पर नमी बनाए रखना उपयोगी हो सकता है। मीरा ने ध्यान से सुना। रघुबीर चाचा चाय बनाते बनाते रुक गए। मलखान ने भी चुपचाप कान लगाए। हालांकि उसके चेहरे पर भरोसा नहीं, हिसाब चल रहा था। धीरज के भीतर कुछ हिला। अगर आज ही पानी दे दें, उसने धीरे से कहा, मानो खुद से बात कर रहा हो। उसी पल रेडियो की आवाज हल्की सी चरमराई, फिर फुसफुसाहट में बदल गई। कल्लू घबरा गया। चाचा, आवाज टूट रही है। रघुबीर चाचा ने रेडियो को थपथपाया। सर्दी में यह भी अकड़ जाता है। मीरा ने धीरज की ओर देखा। अगर अभी कार्यक्रम बंद हो गया तो? धीरज ने जवाब नहीं दिया। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, जानकारी बीच में नहीं रुकनी चाहिए। दुकान के बाहर हवा तेज हो गई। टीन की छत हल्की सी खड़खड़ाई। दूर कहीं खेतों की ओर से एक ठंडी सनसनाहट आई, जैसे पाला धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। रेडियो फिर बोला, लेकिन आवाज अब साफ नहीं थी। रघुबीर चाचा ने गहरी सांस ली। लगता है आज गणपत मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। धीरज ने पहली बार मलखान की ओर देखा और मलखान ने खेतों की दिशा में। दोनों समझ रहे थे यह सिर्फ ठंड की सुबह नहीं है, यह वो घड़ी है जहां सही आवाज समय पर मिली तो फसल बचेगी, और अगर आवाज खामोश हो गई तो नुकसान बोलने लगेगा। रेडियो की सुई कांप रही थी। कल्लू की आंखें टिकी थीं और पलाशपुर की सांसें एक डिब्बे की आवाज पर अटकी हुई थीं। दोपहर होने में अभी समय था, लेकिन पलाशपुर पर ठंड का पहरा और कड़ा हो गया था। कोहरा अब भी खेतों की मेड़ पर बैठा था, ऐसे जैसे कोई सफेद चादर जमीन को ढक कर बैठ गया हो। हवा चलती तो वह चादर सरकती, पर पूरी तरह हटती नहीं। धीरज सिंह दुकान से निकलते ही सीधे खेतों की ओर मुड़ गया। उसके कंधे पर शॉल था, हाथ में लाठी, लेकिन मन में जो बोझ था वह किसी कपड़े से हल्का नहीं होता। पीछे पीछे मीरा भी चल पड़ी। अभी पूरा भरोसा मत खोना, उसने कहा। सुबह का पाला कभी कभी धोखा भी दे देता है। धीरज ने जमीन की ओर देखा। मिट्टी में नमी थी, पर ऊपर एक पतली सी सफेदी चमक रही थी, जैसे किसी ने रात के अंधेरे में स्याही की जगह नमक से लिख दिया हो। धोखा नहीं, धीरज बोला, यह निशान है। खेत के भीतर कदम रखते ही ठंड और तीखी हो गई। गेहूं की पत्तियां किनारों से जमी हुई थीं। उन पर उंगली रखो तो सिहरन पूरे शरीर में दौड़ जाए। चने के पौधे सिमट कर खड़े थे, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। धीरज ने एक पत्ती तोड़ी, उसे हथेली पर रखा। कुछ सेकंड बाद वह पिघलने लगी और पानी की बूंद नीचे टपक गई। देखा, उसकी आवाज भारी हो गई। यह पाला है, बस दिखता नहीं, काटता है। मीरा चुप रही। वह जानती थी इस चुप्पी में तसल्ली नहीं, समझ छुपी है। दूर से बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दी। गांव का एक किसान गुजर रहा था, सिर झुकाए। उसकी गाड़ी में पुआल था, धुआं करने के लिए। सब डर गए हैं,
मीरा ने कहा। डर से ज्यादा, धीरज बोला, अकेले पढ़ने से। उधर रघुबीर चाचा की दुकान पर भी माहौल बदल चुका था। चाय अब कम बिक रही थी, बातें ज्यादा हो रही थीं। रघुबीर चाचा बार बार रेडियो की ओर देखते, आवाज कभी साफ कभी टूटती। कल्लू दुकान के फर्श पर बैठा रेडियो के तारों को घूर रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये तार नसें हों जिनमें से गांव की जान बह रही हो। अगर ये बंद हो गया, उसने बुदबुदाया, तो सब अंधेरे में रह जाएंगे। रघुबीर चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखा। अंधेरा तब होता है बेटा जब आदमी सुनना बंद कर दे। दोपहर से पहले मलखान खेतों की मेढ़ पर पहुंचा। उसके जूते साफ थे, जैसे उसने कीचड़ से दूरी बना रखी हो। उसने गेहूं की एक बाली तोड़ी, उंगलियों में मसल दी। पाला, अगर आज रात फिर बैठ गया, उसने धीरज से कहा, तो नुकसान तय है। मीरा ने उसकी ओर देखा। नुकसान तय तब होता है जब कोशिश छोड़ दी जाए। मलखान मुस्कुराया। कोशिश के लिए पैसा चाहिए बिटिया। उसकी नजर खेत से आगे गांव की ओर थी, जैसे पहले से हिसाब लग चुका हो। धीरज ने पहली बार सीधे जवाब दिया, पैसा नहीं, सही समय चाहिए। मलखान कुछ कहता, उससे पहले हवा तेज हो गई। खेत के ऊपर से एक ठंडी सनसनाहट गुजरी और पत्तियों पर जमी सफेदी और चमक उठी। मीरा ने दुपट्टा कस लिया। आज की रात सबसे भारी होगी। शाम ढलते ढलते सूरज ने थोड़ी सी गर्मी दी, पर वह नाकाफी थी। गांव में लोग पुआल, गोबर के उपले, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। धीरज घर लौटा। आंगन में उसकी मां ने अलाव जलाया था। धुआं आंखों में चुभ रहा था, लेकिन उसकी गंध में सुरक्षा थी। उसने आसमान की ओर देखा। नीलापन साफ था, बिना बादल का। खुला आसमान। वह बोला, पाले का न्योता होता है। रात आने से पहले वह फिर चाचा की दुकान पहुंचा। रेडियो अब भी चल रहा था, कमजोर मगर जिंदा। रघुबीर चाचा ने उसे देखते ही कहा, गणपत मिस्त्री को खबर भेज दी है, आएगा तो आवाज ठीक हो जाएगी। कल्लू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। धीरज ने चाय नहीं ली। वह बाहर खड़ा होकर ठंडी हवा को महसूस करता रहा, जैसे दुश्मन को पहचान रहा हो। उसे साफ दिख रहा था, पाले की स्याही अब फैल चुकी है, और अगर आज रात सही लकीर न खींची गई तो सुबह पूरा खेत उसी स्याही में डूबा मिलेगा। दूर मंदिर की घंटी बजी।